लिखो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 moles of KMnO4, 2 moles of KMnO4। हाँ, मुश्किल की बात यह है कि हम फेरस ऑक्सिलेट लिखें कैसे, है ना। हाँ, अच्छा, फेरस का मतलब क्या होता है? Fe+2, ये फेरस है, और फेरिक होता है Fe+3। अच्छा, ऑक्सिलेट क्या होता है? C2O4 माइनस माइनस, होता है कि नहीं होता? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो, जब चार्ज सेम हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो देखो दो ये भी है, दो ये भी है, भले ये माइनस और प्लस का, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये क्या बन जाएगा? FeC2O4। मतलब जब चार्ज सेम हो तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका फेरस ऑक्सिलेट। ये क्या है? ये आपका ऑक्सिलेट आयन है, फेरस है, हमने फेरस ऑक्सिलेट बना दिया। देखो, अब तुम्हारा भी सवाल देख लो। इसमें आयरन पहुंच जाएगा Fe+3 में, और इसका कार्बन पहुंच जाएगा CO2 में, ठीक है। और KMnO4 का जो Mn है वो पहुंच जाएगा Mn+2 में। अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझो। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ये रिएक्शन कुछ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स टाइप की बनने लगी? कैसे एन फैक्टर निकालते हैं हम सिखा चुके हैं। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम सिखा चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम सिखा चुके हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी सिखा चुके हैं। मतलब तुम्हारी क्लास में कुछ बाकी नहीं, आज पूरी तरीके से आज आपके लास्ट क्लास है। इसके बाद आप सवाल लगाओ, सवाल पूछो। 70 सवाल अभी टारगेट है, 70 सवाल पूरे हो जाएं, फिर नेक्स्ट 70। अच्छा, कैसे वैभव तुम बताओ, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स में हम एन फैक्टर निकालना कैसे सिखाए थे? बेटा, जमाना बहुत आगे निकल गया, तो अभी चिट्ठी पढ़े हो, तो तुम फिर काहे लेट हो गए? तुमको भी उसी जमाने में आ जाना चाहिए था। और क्या। चलो, अच्छा, अच्छा, ये पहले पहचानो, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स है या नहीं। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो एक एटम रिड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स क्या पढ़ाए थे? एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज हो, दूसरा रिड्यूस हो, तो इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंटर में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल का कोई दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा होगा। क्लियर है? और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल सेम रहेगा, उसका एक एटम ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स में क्या करते हैं? इनका चेंज, फिर दोनों के चेंज को जोड़ देंगे तो वो हमारा एन नेट होगा। अच्छा, ऐसे सवाल हमने करवाए थे, ध्यान करो। n/3 आंसर 10/3। वेरी गुड, तुम्हारा आया 10/3, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से बताओ। अच्छा बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, है ना? अच्छा, अच्छा ये बात बताओ, इसमें चेंज कितने का आएगा? बताओ, चेंज कितने का आएगा? +3 -2, तो चेंज कितने का आया? 1 का। आयरन कितना है? 1। अच्छा बताओ, यहां कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, बताओ बेटा? +3, ठीक है ना? अच्छा, यहां कार्बन किस में है? +4। बताओ, अच्छा इधर चेंज कितने का आया? कितने का आया? 4 और -3, आंसर आया 1। और इनटू कितने कार्बन है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज आया 2 का। अब 2 ये और 1 ये, तो एन नेट कितना आया? कितना आया? 1 + 2 = 3, ये आया, है ना? अब यहां तुम्हारा क्या है? ये +7 है, और ये, तो चेंज कितने का आया? बताओ बेटा। चेंज आया 5 का। 7 - 2 5। फिर हमने पलट के देखा तो Mn कितना है? 1। अब सवाल आपके भरोसे। हाँ, कि जिसका दिया हो मोल, उसके मोल के साथ एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, जिसका निकालना उसको x मान लो। क्लियर है?
है? ये हो गया मतलब? नहीं, पहले लिख लो, एक दो सवाल तो टाइट्रेशन के लिख लो। लिखो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा एजेंट निकला KMnO4? बताओ बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पक्का है ये रिड्यूसिंग होगा। अब ये ना कहना यहां दोनों है, लेकिन यहां दोनों में से एक किसको मानोगे? क्यों इसको माना रिड्यूसिंग? क्योंकि ये उसका उल्टा है ऑक्सीडाइजिंग। जब तक इसको रिड्यूसिंग आप पूरी तरीके से नहीं मानोगे, रिडॉक्स नहीं कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो यदि, अच्छा आप क्या लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे किसको ले लियो? फेरस ऑक्सिलेट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे KMnO4 को। अच्छा बताओ, किसके मोल दिए गए? KMnO4 के दिए गए कितने? 2। 2 इंटू एन फैक्टर कितना है? कितना है? 5। इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसके क्या निकालना है? मोल निकालने हैं। और इसका एन फैक्टर कितना है? क्या बेटा? कितना है? 3। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। और फार्मूले पहले लिख दें, आधे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। n इंटू मोल, n इंटू मोल, इसका बताओ n फैक्टर कितना आया? 5। इसके मोल कितने हैं? 2। इसका n फैक्टर आया 3। इसके मोल तुम्हें निकालने हैं। x इक्वल टू 10/3। ठीक है? अगला सवाल लिखो। रिडॉक्स के ऐसे ही सवाल बनेंगे, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल लिखो। कैलकुलेट, तो 4 सवाल लगवा दें। कैलकुलेट। अच्छा, सारा खेल किसका है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? और चेंज तुमको बड़ा आसान लगता होगा, अब किसी तरीके से आपको कठिन नहीं लगता होगा। क्लियर है? आगे देखो। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट। 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट। अब ना हम ऑक्सिलेट बताएंगे क्या होता और ना हम फेरिक बताएंगे। फार्मूला तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे ही नहीं। सवाल खत्म हुआ, जवाब हमें चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा रुको, ये यहां पे फेरिक है। फेरिक है ना? +2 कर देंगे तो फेरस हो जाएगा ना? आपका सवाल आपके सामने आ गया, अब इसे सॉल्व करें। वैभव क्या समझा रहे हो? होल ट्राइस, ट्वाइस, हम समझे ट्राइस, ये क्या है? हाँ। अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये होल थ्राइस होगा और यहाँ क्या होगा? 2 होगा। कैसे भाई? ऑक्सिलेट क्या होता है? C2O4 माइनस माइनस, और आयरन क्या होता है? Fe+3। तो इनके चार्ज क्या हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फार्मूला होगा फेरिक ऑक्सिलेट का। अच्छा हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुए नहीं था। यार सही कह रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कभी कोई ऐसी चीज लगे तो आप अवश्य बोलो। आखिर सिखाए हमसे, हम ही हो, है ना? आप हम ही समझाओगे, कोई बुरा थोड़े ना है यार। नहीं कोई बात नहीं। नहीं देखो, बेइज्जती इज्जत की बात नहीं, कल को सेलेक्ट हो जाओगे इन्हीं, देखो आराम आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, क्या है यार ये? कभी टीचर किसी की बेइज्जती थोड़े ना करता है यार। अरे 1 आ रहा तो कौन सा तकलीफ है, आने दो। हाँ। क्या है, आज तक हम इतने भारी भारी आंसर निकाले, उसके सामने ये क्या है? 1 मोल आ रहा। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, मोल आएगा।
अब टाइट्रेशन ऑफ रिडॉक्स समझ गए क्या होता है? यही होता है। यदि हम टाइट्रेशन ऑफ रिडॉक्स नहीं पढ़ाए होते तो ये होता कि नहीं? ये है कि पढ़ा दो इसको। अच्छा, ये बातें कहां हम पढ़ाते हैं? इसको मोल में ले जाते हैं अब, लेकिन मोल से हटा देंगे इसको। इतना टॉपिक यहीं पढ़ा दिए, मोल में नहीं पढ़ाएंगे। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें और बात बता दूं, मोल चैप्टर में हम 50% सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा देते हैं। क्या आपने बोला? मोल के अंदर ही 50% आपका कौन सा चैप्टर खत्म कर देंगे हम? सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ, सारी नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी, स्ट्रेंथ, है ना, सारे जैसे मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, ये सब यहीं खत्म कर लेते हैं। और जब वहां जाते तो पहली हेडिंग पड़ती वेपर प्रेशर। क्लियर है? कौन सी पड़ती है? और सब बहुत आसान है। फिजिकल में तुम इस चीज को महसूस करोगे आसान है। हाँ, कठिन क्या है? जोड़ घटाना गुणा भाग। हाँ नहीं, वो तो कठिन है। अब मान लो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है तो फिजिकल और फिजिक्स दोनों कठिन है? है? हाँ, 14-23। 14-23 कौन सा कॉन्सेप्ट है? 23-56 यार। अच्छा अच्छा, 14-23 वो वाला। हाँ, ये 14 और 23। हाँ, समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि लिखा है इतना अपान इतना, फिर अपान इतना, फिर अपान इतना, आदमी पागल, एक कौन कहां गया? तो ये तो उसको 14-23 जुगाड़ मालूम है, ऐसे घुमा घुमा के रख दिया गया। अच्छा, ये यहाँ के थे कि लटके कहां पड़े थे यहाँ के, है ना? तो देखो, हम तुम्हें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का मैथ भी सिखाते चलते हैं। क्लियर है? तो सोचो अगला देखो। हाँ बेटा, इसका लगाओ, सब आंसर एक आएगा। आया? सबका एक आ गया। चलो बोल ला जवाब। एक सवाल अच्छा और लिखो, नहीं मान रहे हो तो नहीं नहीं, लिख लो, मान गए फिर भी लिख लो, लिख लो। हम्म। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी लिखो। ये लगा ही लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा। अच्छा, एक सवाल लिखो, लिखो। 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्सिलेट, 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्सिलेट, लिखो MC2O4। मेटल ऑक्सिलेट हम क्या बोल रहे हैं? MC2O4। रिक्वायर, रिक्वायर 3/5, 3/5 मोल ऑफ, मोल ऑफ 3/5 मोल ऑफ एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन M, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन M, M इज, M इज। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। अब आपको मेटल डिटेक्ट करना कौन है वो। सवाल कुछ क्लियर नहीं आया समझ में? सवाल देखो, लास्ट चेंज करते इसका। 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्सिलेट रिक्वायर 3/5 मोल ऑफ एसिडिक KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना? फाइंड नेम ऑफ मेटल M, या कैलकुलेट नेम ऑफ मेटल M। अब तो देखो क्लियर हो गया। हाँ, समझ में आ गया? कैलकुलेट, या कैलकुलेट नेम ऑफ मेटल M। अब हमें कैलकुलेट करना है ये मेटल M है कौन। पहला कैल्शियम Ca, दूसरा जिंक Zn, तीसरा Cu, चौथा Fe।
अब आपको ये पता करना ये जो अननोन मेटल M है ये कौन है ना? चलो लिखो। अच्छा तो तुम्हें सवाल का हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। आ गया? आयरन, इनके हिसाब से आयरन है। सब लोग अपना अपना सवाल लगाएं। MC2O4, देखो हम तुम्हें थोड़ा सा आइडिया ये दे सकते हैं कि MC2O4 है, ये कार्बन यदि जाएगा तो CO2 में ही जाएगा, और ये M जो जाएगा वो M में जाएगा, और ये है X, ये आपको पता नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन आपको, यदि आप इसकी ऑक्सीडेशन जान जाएं तो आप जान ही नहीं गए कौन सा मेटल है ना? क्लियर है? ये अननोन है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये सवाल देखो ये है, अब ये क्वेश्चन था, इतना ये लिख लो, ये क्वेश्चन है। अच्छा M किसमें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? MX में। और C2O4 में C कहां जा रहा है? CO2 में। क्लियर है? अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा कि नहीं होगा? है ना? यहां से तोड़ोगे तो ये +2 होगा, इस पे -2 होगा, ऑक्सीलेट है तो। बेटा नहीं समझ में आ रहा? अरे ये बेटा ये +2 होगा कि नहीं होगा? और C2O4 माइनस माइनस ये टूटेगा दो में। क्लियर है? कार्बन किसमें चला गया? CO2 में। अच्छा यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन कितना होगा? +3 होगा कि नहीं होगा? हाँ। अच्छा यहां कितना है? +4। अब तो बेटा लगा ही डालो, सब तो आइडिया दे दिया, अब बचा ही क्या है? लगाओ सवाल। का जो बैच है वो आज वाला बैच एक लेक्चर अब आगे हो गया। कल हमने क्लासें दोनों बराबर कर ली है सामोली, क्योंकि एक छुट्टी कर दी थी ना। अरे बीच में एक छुट्टी नहीं की थी, तो अब क्या हुआ, शाम वाली क्लास बिल्कुल बराबर है। आज आज वाला बैच में जो पढ़ाएंगे वो आगे हो जाएगा। आज वाला बैच अब आगे रहेगा एक लेक्चर, और मॉर्निंग में आज का लेक्चर आगे है। अरे दोनों आज के लेक्चर आगे हैं। कौन सा? मतलब ये कौन सा तुम्हारा बैच है? टीटीएस मॉर्निंग इवनिंग दोनों एक लेक्चर MWF से आगे है, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। चलो वी आर आगे। हाँ चलो आगे सवाल लिखो बेटा। अच्छा इसमें एक बात तुम लिखे ही नहीं, KMnO4 वाला लिखे हो? हाँ KMnO4 का भी तो चेंज ले लो। अच्छा हमने नहीं बताया है इसका मतलब ये नहीं कि तुमने लिखा भी ना हो। तुमसे गलती हो ही नहीं सकती, हमसे भले हो जाए कोई बात नहीं। अरे KMnO4 तो लिखे होगे ना, इसका भी तो चेंज देखोगे। Mn+2, तो ये क्या है 7 में, ये +2 में, तो यहां का चेंज कितना है बताओ बेटा? कितना है? 5 का, सीधे 5 लिख दिया। अरे 7 में 2 कम करोगे। हाँ हमने इसको मान लो लिखा ना हो तो तुम सोच रहे हो इसी कैसे लगाएं, समझ में नहीं आ रहा। आयरन, आयरन आ रहा, यानी X+3 आया होगा, तभी तो आयरन बोल पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा? चलो सब लोग पहले लगा लो तब तसल्ली रहेगी। +3 आ रहा। अच्छा ये बताओ +7 से +2 पे आए ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो ये कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का इसको किस तरह बिहेव करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या लिखोगे? अच्छा बताओ सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन चेंज निकालो। अच्छा इस कार्बन का चेंज निकालोगे तो कितना आएगा? चेंज कितना आएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, आंसर आया 1। कितने हैं ये? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज आया 2 का। अच्छा इसमें चेंज निकालोगे तो कैसे होगा? इसका जब तुम चेंज निकालोगे तो चेंज कैसे आएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो जो X होता है ये अननोन है, हमेशा इसको हायर पे रखना। कुछ समझ में आ रहा? हाँ तो यहां क्या रखना? X, और माइनस कितना है? 2, है ना? तो इसका चेंज आया X-2, पलट के देखो तो M की संख्या कितनी है? 1, तो ये हो गया। अब आपको नेट निकालना है। क्या निकालना है? नेट, N नेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? X -2 और +2, -2 +2 कट गए,
तो क्या बचा यहां, x बचा कि नहीं बचा। अब आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसको बिहेव करना पड़ेगा। तो इसके बताओ हम क्या करेंगे, n इंटू मोल इसके रख दो और फिर इसके n इंटू मोल इसके रख दो, है ना बेटा। इसका n फैक्टर कितना आया x, और इसके मोल कितने हैं बेटा 1, इक्वल टू इसका n फैक्टर बताओ, इसका 5, इसके मोल कितने हैं 3/5, 5 से 5 उड़ा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अच्छा बताओ x क्या था, ये था x, ये कितना आ गया +3, +3 वाला बंदा कौन है, आयरन। आंसर आ गया। बाकी सबके ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +2 ही तो है ना। तो ऐसे टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा कठिन लगा, ये फिजिकल है, कठिन लगा, कुछ कठिन नहीं है। नहीं आए तो हम क्या करें यार, टॉपिक है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। एलिंगम डायग्राम बहुत सालों से नहीं आया, लेकिन फिर आज आ गया अचानक से, तो हम क्या करें, ना पढ़ाएं। कहो तो ना पढ़ाएं। इसको मैंने पिछले साल वैसे नहीं पढ़ाया था, हाँ, लेकिन इस साल पढ़ा रहा हूं। अच्छा एक सवाल हम देख, घर से लगा लेना, सवाल लिख लो बस। लिखो व्हाट इज द मोल ऑफ मोर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। थोड़ा सा उसको मोर बोल दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश है ना। हाँ लिखो, लिखो व्हाट इज द मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, MOHR apostrophe S, मोहर्स salt. What is the mole of moher salt required? What is the mole of moher salt required for per mole of dichromate? For per mole of dichromate. अरे पर मोल से चौंको ना, पर मोल का मतलब है 1 मोल। पर मोल लिखा क्या है, सब सवाल समझ में आ गया, इसी जगह फंसा मामला, है ना। अब सारे बच्चे मोर सॉल्ट का फार्मूला लिख लो। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या इतना तो हमको मालूम था, फार्मूला बताओ। लिखो FeSO4, लिखो FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, .6H2O। ये हमने बोला FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, है ना। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो फार्मूला जानते हो, K2Cr2O7, वो लिख लो, K2Cr2O7, K2Cr2O7। हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। आयरन का, जब आयरन को तुमको ऑक्सीडाइज करके +3 में ले जाना है ना, और जो आपका K2Cr2, सिर्फ पोटेशियम लिखा, खाली डाइक्रोमेट लिखा, देखो क्या लिखा, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट का मतलब उसने सिर्फ आयन की बात की है, तो ये किस में चला जाएगा, Cr+3 में। बस हमने आपको चेंज दिखा दिए हैं, बस इस चेंज पे आपको काम करना है। अच्छा ऊपर आयरन +2 में है, +2 से कहां ले जाना है, +3 में। ऊपर वाला क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, +6 से कहां ले जाना है, +3 में। ठीक है, ये चेंज हमने आपको दिखा दिया, तो बस बात खत्म। तो आपका इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। कोवैलेंसी वैलेंसी वाली सारी तकलीफें दूर हुई, है ना, क्यों बेटा। तो इस चीज को समझेंगे। अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात